3 राज्यों में प्रचंड जीत मिलने के बाद बीजेपी का जोश 7वें आसमान पर है और जाहिर तौर पर अब बीजेपी मिशन 2024 का शंखनाद करेगी और महासमर की मुनादी कहीं और से नहीं बल्कि काशी से ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी 17 और 18 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तकरीबन 25 घंटे वाराणसी में उनकी मौजूदगी होगी। काशी को 1000 करोड़ की सौगात पीएम देंगे। पूर्वांचल को 19,000 करोड़ की सौगात उनके हाथों मिलेगी। काशी तमिल संगमम में शिरकत करेंगे और काशी की गलियों का भ्रमण भी करेंगे। जनसभा को वहां संबोधित करेंगे, योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे और इसके साथ ही स्वर्वेद महामंदिर का लोकार्पण उनके हाथों होगा। स्वर्वेद महामंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। प्रधानमंत्री मोदी की मां का भी इस मंदिर से खास जुड़ाव रहा है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का इस मंदिर से भावनात्मक तौर पर भी एक रिश्ता है। स्वर्वेद मंदिर लोकार्पण के मौके पर 25,000 कुंडी स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ होगा। मंदिर से जुड़े तकरीबन 3 लाख श्रद्धालु वहां पर शिरकत करने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है ये। लगभग 64,000 वर्ग फीट में 7 मंजिला महामंदिर का निर्माण होगा। 20 साल पहले शुरू हुआ था निर्माण कार्य। मुख्य गुंबद 150 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प की तरह है। ऊंचाई इसकी 180 फीट और लागत तकरीबन 100 करोड़ की। मकराना मार्बल से इस मंदिर को तैयार किया गया है। 100 फीट ऊंची सदगुरुदेव की सैंडस्टोन की प्रतिमा भी यहाँ पर रखी गई है। स्वर्वेद मंदिर लोकार्पण और काशी तमिल संगमम के साथ प्रधानमंत्री मोदी 412.45 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं। जल जीवन मिशन के तहत 280 करोड़ की लगभग 65 से ज्यादा पेयजल योजनाएं यहां पर लॉन्च की जाएंगी। सीआरएस फंड के तकरीबन 15 करोड़ से 8 कच्चे घाट पक्के किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी की 13 छोटी बड़ी सड़कें जिनकी लागत तकरीबन 85 करोड़ है। इसके साथ ही तकरीबन 3 करोड़ से सारनाथ में सारंगनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वाराणसी कैंट के ओड़ीहार जंक्शन के बीच तकरीबन 14.5 करोड़ की लागत से सबवे का निर्माण होगा। विकास कार्यों की परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ साथ कई योजनाओं का यहां पर बटन दबाकर लोकार्पण करेंगे पीएम। काशी के स्वर्वेद महामंदिर से प्रधानमंत्री मोदी का भावनात्मक तौर पर जुड़ाव देखा गया है। महामंदिर से जुड़े लोगों ने बताया कि पीएम की मां हीराबेन स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट और संत समाज से जुड़ी हुई थी। वहीं अपने 2 दिनों के इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी काशी तमिल संगमम में भी शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। और चूंकि बात चुनावी सरगर्मी की हो रही है तो आगे बढ़ते हुए जिक्र करेंगे हम इंडिया गठबंधन का। 2017, 2019, 2022 इन सभी साल में विधानसभा और लोकसभा में करारी शिकस्त मिलने के बाद अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भी हार मिली। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव और घोसी विधानसभा उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो अखिलेश यादव हर जगह लगभग हारे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी रणनीति में कुछ बहुत बड़ा बदलाव किया नहीं है। ऐसा नजर भी नहीं आ रहा क्योंकि वो ऐसा कुछ फिलहाल करते दिख नहीं रहे। 2017 की अगर बात करें, उनका एक अहम फैसला था कांग्रेस के साथ गठबंधन करना। नतीजा क्या रहा? अखिलेश सत्ता से बाहर हो गए, 47 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। फिर 2019 उनका फैसला था बसपा के साथ गठबंधन करने का। नतीजा क्या आया? बसपा 10 सीटें जीती और सपा सिर्फ 5। वही 2022 में उनका बड़ा फैसला छोटे दलों को साथ लेकर के चलना और उस रणनीति पे काम करना। नतीजा निकला कि 32% वोट शेयर मिला, लेकिन सत्ता से फिर भी दूर रहे। रामपुर, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार हुई। यानी इन तमाम चुनावों के परिणामों को देख करके लगता है कि बड़े दलों के साथ गठबंधन के फैसले ने हमेशा अखिलेश का नुकसान ही किया है और अब अखिलेश भी इसे अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसलिए वो उत्तर प्रदेश के छोटे दलों को साथ लेकर के चलने की अपनी रणनीति से हटना नहीं चाहते, क्योंकि इसी रणनीति ने अखिलेश को काफी हद तक कामयाबी भी दिलाई। ये अलग बात है कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश का साथ छोड़ दिया, लेकिन अपना दल, कमेरावादी राष्ट्र लोक दल, महान दल, जनवादी पार्टी, ये वो तमाम पार्टियां हैं जो अभी भी अखिलेश के साथ खड़ी हैं। तो उधर पीडीए का नारा देकर के अखिलेश पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम यादव यानी MY फैक्टर को उत्तर प्रदेश में सपा को कोर और बेस वोट बैंक एक तरीके से माना जाता है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और सपा की खटास सबने देखी है। ऐसे में अखिलेश ये भी साफ कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में वो सीटें मांगेंगे नहीं बल्कि देंगे। यानी अखिलेश उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का बॉस बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी भले ही लगातार चुनाव में हार का सामना कर रही हो,
लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में कोई भी बदलाव नहीं किया। उन्होंने लगातार छोटे दलों को साथ जोड़ने का प्रयास जारी रखा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ऐसा ही प्रयास देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या है कि अखिलेश यादव अपनी रणनीति पर कायम है? इसका जवाब आपको समाजवादी पार्टी के चुनाव में प्रदर्शन से ही मिलेगा। भले ही सत्ता तक ना पहुंचे हो, लेकिन अखिलेश की रणनीति पार्टी का जनाधार बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो रही है और अखिलेश को 2024 के लिहाज से अपनी इस रणनीति पर पूरा भरोसा मिलता दिख रहा है। देखिए, दावे किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि सरकार विरोधी लहर है, लेकिन एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी से ये साबित भी हुआ है कि जनता का भरोसा बीजेपी और मोदी के साथ है और प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है। हालांकि मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में महिला वोटर्स बीजेपी के साथ आई और इसकी वजह माना गया पूर्व मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को। और अब ऐसी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी इस योजना को लागू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने अफसरों को इस योजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना का पहला चरण उत्तर प्रदेश में शुरू हो सकता है। दरअसल सीएम योगी ने महिलाओं के हित में कई फैसले दिए हैं और उसकी वजह से 2022 के चुनाव में बड़ी तादाद में महिलाओं ने बीजेपी को वोट भी दिया। योगी सरकार की मिशन शक्ति योजना ने महिलाओं में सुरक्षा का एक भाव पैदा किया, जिसका असर ये रहा कि 2017 के मुकाबले 2022 में 5.63% ज्यादा महिला वोटर्स ने भाजपा को वोट किया। इसके अलावा केंद्र की 3 तलाक, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ 5 किलो अनाज ने लगभग हर दूसरी महिला को भाजपा का वोटर बनाने में अहम भूमिका निभाई। आधी आबादी को अपना कोर वोटर बनाए रखने के लिहाज से योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही 60 वर्ष की महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सेवा शुरू की है और अब ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक में बहुत जल्द महिलाओं को 1500 रुपए महीने देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। सरकार ने वित्त विभाग के अफसरों से इस योजना पर होने वाले खर्च और उसका राज्य कोषागार पर क्या असर पड़ेगा उसका ब्यौरा मांगा है। सरकार ने इस योजना के लिए तकरीबन 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल 15 जिलों में इस कार्य योजना को लागू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रहा है। जो कि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो राम मंदिर का जिक्र करना यहाँ जरूरी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां तेजी से जारी है। वहीं मंदिर का काम भी युद्ध स्तर पर इस वक्त चल रहा है। राम मंदिर कैसा होगा, प्राण प्रतिष्ठा किस तरीके से होगी, इसे लेकर हम आपको रोज जानकारी देते हैं। आज हम आपको मंदिर से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियां देंगे। राम मंदिर में लगभग 46 दरवाजे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 18 दरवाजे, 14 पर सोने की परत होगी। चंद्रपुर के सागौन की खास लकड़ी से बने दरवाजे, हैदराबाद की कारीगरों ने इस पे नक्काशी की है। पहले चढ़ाई गई तांबे की परत और अब सोने की परत उस मंदिर पर चढ़ेगी। सोने की परत चढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो गाजियाबाद की ज्वेलर्स कंपनी के पास दी गई है। जनवरी के पहले हफ्ते में तैयार हो जाएंगे ये तमाम दरवाजे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में शुरू हुआ है महायज्ञ। राम मंदिर के गर्भगृह का सिंहासन भी पूरी तरीके से तैयार है। सिंहासन पर सोने का काम होना अभी हालांकि बाकी है। गोंडा से आई चीनी, असम से चाय पत्ती और काली मिर्च 25 दिसंबर से 15 मार्च तक अयोध्या में 36 स्थानों पर भंडारे होंगे। हरियाणा से आया है 400 क्विंटल चावल। राम सेवकपुरम में बना है केंद्रीय भंडार गृह। तो ये पूरी प्रिपरेशन है, पूरी तैयारी है जो इस वक्त अयोध्या मंदिर को लेकर के हो रही है, क्योंकि 22 जनवरी बेहद पास है और ऐसे में तैयारियां जोरों पर है। बात चुनाव की करें अगर, तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत पल पल बदलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में इंडिया का नेतृत्व कौन करेगा? प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या फिर जयंत चौधरी? दरअसल इसे लेकर के कांग्रेस और सपा के बीच रस्साकशी का दौर लगातार जारी है। जयंत सीट शेयरिंग को लेकर के असमंजस की स्थिति में है, तो वहीं जयंत चंद्रशेखर को भी साथ लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने अपने रुख को नरम करके गठबंधन के लिए एक रास्ता जरूर खोल दिया है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यानी 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक उत्तर प्रदेश से ही जीत करके वो प्रधानमंत्री बने और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की जो सियासी अहमियत है उसको आप समझ सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत नई करवट लेती हुई अब नजर आ रही है। बीजेपी ने सूबे की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, तो वही विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए हर संभव इस वक्त प्रयास कर रही है।
कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर सहारनपुर से सीतापुर तक उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है, तो वहीं रालोद प्रमुख यानी जयंत चौधरी पहले से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मंथने में इस वक्त जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव एक साथ चुनावी जनसभा करके मिशन 2024 का शंखनाद करना चाहते हैं। वहीं गठबंधन से अभी तक इनकार कर रही बसपा प्रमुख मायावती के रुख में बदलाव आया है। बीजेपी में अगर अलायंस पॉलिटिक्स को देखा जाए तो वो कैसा है? एनडीए यानी कि बीजेपी, साथ ही अपना दल, निषाद पार्टी, एसबीएसपी, एनडीए से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस, सपा, आरएलडी, अपना दल, कमेरावादी, महादल, जनवादी पार्टी इंडिया का हिस्सा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लीड करने को लेकर के कांग्रेस और सपा के बीच पशुपेश की स्थिति इस वक्त है। कांग्रेस सियासी जमीन तलाशने के लिए यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस ने इस पदयात्रा का प्लान 5 राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद ही बनाया है। मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न बदल रहा है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में अपने उभरने की उम्मीद इस वक्त कांग्रेस को दिख रही है। इसलिए कांग्रेस की उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा बनाया गया जिसकी परिधि में मुस्लिम मतदाता हैं और कांग्रेस की नजर इसी वोट बैंक पर आ टिकी है। दरअसल कांग्रेस अपना जो बार्गेनिंग पावर है वहां यहां पर बढ़ाना चाहती है। बसपा प्रमुख मायावती अभी तक अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद गठबंधन को लेकर के उनका रुख कहीं ना कहीं बदला है। 10 दिसंबर को पार्टी नेताओं के साथ बैठक में मायावती ने गठबंधन पर लचीला रुख अपनाया। लखनऊ में देश भर के पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि यदि हमको गठबंधन करना होगा तो ऐसी पार्टी से करेंगे जिसका वोट बसपा को भी ट्रांसफर हो जाए। अब उनके इस बयान के सियासी मायने तलाशे जाने लगे हैं कि बसपा अंदर खाने आखिर किस दल के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही हैं। इतना ही नहीं, मायावती ने अपना सियासी उत्तराधिकारी अपने भतीजे यानी आकाश आनंद को घोषित किया है, जो पार्टी को अब नई सियासी राह पर लेकर के जाएंगे। गठबंधन की सियासत में बसपा को अकेले चुनाव में उतरना महंगा पड़ सकता है। मायावती की इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, यानी अखिलेश से लेकर के जयंत चौधरी तक अभी भी अपनी अपनी भूमिका को लेकर के कंफ्यूज हैं और तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। चलिए देखिए, बिहार ही नहीं, देश की सियासत में दखल करने वाले लालू प्रसाद के 2 बेटे सियासत में हैं। बेटी मीसा भारती राजनीति में सक्रिय हैं और अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य भी सियासी गलियारों में कदम रख सकती हैं। दरअसल खबर बिहार से है। बिहार की सियासी फिजाओं में इस वक्त इस बात की चर्चा है कि लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य अपनी ससुराल औरंगाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। ये संभावनाएं हैं। रोहिणी आचार्य कौन है, उनके बारे में कुछ डिटेल आपको दे देते हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की वो बेटी हैं। 2002 में समरेश सिंह से उनकी शादी हुई। सिंगापुर में रहती है फिलहाल रोहिणी। सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। बीजेपी पर लगातार हमला बोलती रहती है रोहिणी। पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट कर सुर्खियों में आई थी। 14 दिसंबर को अपने ससुराल आई थी रोहिणी। और दरअसल रोहिणी आचार्य रहती भले ही सिंगापुर में हो, लेकिन बिहार की सियासत में पूरा दखल है और दिलचस्पी भी मुद्दों पर, क्योंकि वो बेबाक राय रखती हैं। और अगर अब आरजेडी रोहिणी आचार्य को टिकट देती है तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव बेहद रोमांचक होगा। हालांकि रोहिणी किस सीट से चुनाव लड़ेंगी ये तो फिलहाल तय नहीं है, लेकिन औरंगाबाद या फिर काराकाट, इन 2 सीटों की चर्चा अभी इस वक्त फिजाओं में जरूर चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। ओपीएस को लेकर के 2004 के बाद से नौकरी में आए लगभग 50 लाख कर्मचारी और अधिकारी आवाज उठा रहे हैं। पिछले 5 साल में सत्ता में आई 5 राज्यों की गैर भाजपा सरकारों ने ओपीएस लागू करने का ऐलान किया। ऐसा करने वाले राज्य राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड थे। अब ओपीएस लाने वाले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकारें बदल चुकी हैं। अब इन सभी राज्यों में कागजों में पुरानी पेंशन लागू है, लेकिन हिमाचल को छोड़ करके कहीं भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। राजस्थान में कुछ को मिली, लेकिन कुछ को नहीं भी मिली। झारखंड अंशदान लौटाने की शर्त पर ही ओपीएस देने की बात कर रहा है। पंजाब ने तो अब तक केवल नोटिफिकेशन ही जारी किया है, यानी सभी राज्यों ने एनपीएस में जमा तकरीबन 2.5 लाख करोड़ वापस मांगे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कहा कि पीएफआरडीए एक्ट में इसे वापस देने का प्रावधान है ही नहीं। राजस्थान में निकाला गया हिस्सा लौटाने पर ओपीएस इस वक्त है 2022 के बाद 600 से ज्यादा एनपीएस से जुड़े रिटायर कर्मचारियों को ये देने की बात कही गई। अंतिम वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन मिल रही है। बड़ी संख्या में कर्मी सेवा काल में पढ़ाई, शादी और घर बनाने के लिए एनपीएस में बड़ा हिस्सा निकाल चुके हैं। सरकार का कहना है कि ये लौटाने पर ही ओपीएस मिलेगा।
कागजों पर लागू है लेकिन सबके लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ में 2018 में ओपीएस लागू हुआ, लेकिन अब तक किसी को पुरानी पेंशन मिली नहीं है। सरकार का तर्क है कि राज्य कर्मियों का तकरीबन 17,240 करोड़ रुपए का अंशदान है। पीएफआरडीए के माध्यम से एनएसडीएल में जमा केंद्र लौटाए तो ओपीएस हम देंगे, ये स्थिति वहां पर है। और सशर्त इस स्थिति को लागू किया गया है, लेकिन फिलहाल ये लागू नहीं हुआ है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 2022 में ये वादा किया और अब तक रिटायर्ड 550 कर्मचारियों को अंतिम वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन दी जा रही है। 1000 करोड़ का बजटीय प्रावधान है और उसी से पेंशन दिया जा रहा है। स्थिति वहां पर क्या है, वहां लागू है इस वक्त। और झारखंड में सुरेंद्र सरकार ने 2022 के बाद रिटायर एनपीएस से जुड़े कर्मियों के सामने शर्त रखी। एनपीएस में 2004 से जमा हिस्सा लौटाएं तभी ओपीएस के तहत पेंशन मिल सकेगी। स्थिति अभी वहां पर फिलहाल ओपीएस लागू नहीं है। यानी कि पंजाब, और बात पंजाब की करें तो पंजाब में मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार ओपीएस के वादे के साथ ही सत्ता में आई, नोटिफिकेशन जारी किया और अब तक किसी को ओल्ड पेंशन नहीं मिला है। एनपीएस में पेंशन फिलहाल वहां दी जा रही है, वहां पर फिलहाल ये लागू नहीं है। और कई राज्यों में कर्मचारी संगठन ओपीएस की मांग उठा रहे, विपक्ष भी समर्थन में है। पंजाब में ओपीएस को लेकर के 8 नवंबर से हड़ताल जारी है। महाराष्ट्र में भी कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। ओपीएस में सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा, जबकि एनपीएस बाजार पर पूरी तरीके से निर्भर है। और इसी बीच खबर जयपुर से है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिष्टाचार मुलाकात डॉक्टर जगदीश चंद्र की हुई है और विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये मुलाकात हुई। डिप्टी सीएम बनने की डॉक्टर जगदीश चंद्र ने उन्हें बधाई दी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी से शिष्टाचार मुलाकात डॉक्टर जगदीश चंद्र की हुई है। शिष्टाचार मुलाकात हुई है विधानसभा चुनाव में जीत के बाद। डिप्टी सीएम बनने की डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दिया कुमारी को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। भारत 24 के एडिटर इन चीफ और सीईओ डॉक्टर जगदीश चंद्र की मुलाकात राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी से हुई। ये शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी से मुलाकात की है। जयपुर के सिटी पैलेस में ये मुलाकात हुई है। भारत 24 के एडिटर इन चीफ एंड सीईओ डॉक्टर जगदीश चंद्र की मुलाकात राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी से। शिष्टाचार मुलाकात करते हुए डॉक्टर जगदीश चंद्र की ये तस्वीरें और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी